हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो मिस्टर रंगनाथन ने लंदन से आने के बाद द फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस उन्होंने लिखा था। लंदन स्कूल से जब आए थे और मद्रास यूनिवर्सिटी में जब एज अ लाइब्रेरियन पद पर वो थे तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आज हम लोग फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में ब्रीफ करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में ब्रीफ करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या फाइव लॉज थे। तो पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड कि फाइव लॉज में पहला लॉ क्या कहता है। तो पहला लॉ कहता है कि बुक्स आर फॉर यूज, जो किताबें जो पुस्तकें हैं वो उपयोगार्थ है। यानी कि इससे मतलब रंगनाथन कहना चाहते थे कि जो एनिसेंट पीरियड्स में था लोग बुक को प्रिजर्व करके रखते थे, लाइक शोकेस की तरह वो बुक को रखते थे, कभी कभी निकालते थे, समटाइम्स उसको साफ सफाई करके फिर से लॉकर में रख देते थे। तो उनका कहना था कि जो भी यूजर्स के पढ़ने के लिए बुक है ना कि प्रिजर्विंग के लिए बुक है, तो उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में लिखा कि जो पुस्तकें हैं उसको यूज में लाओ, ना कि प्रिजर्व करके। लाइक रिलीजियस बुक, अभी भी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि रिलीजियस जो बुक हमारा होता है उसको हम लोग प्रिजर्व टाइप ही कभी कभी निकालते हैं। समटाइम जैसे दशहरा हुआ तो दशहरा की बुक्स निकाल के, तो एक होता है ना कि डेली उसका यूज में नहीं हम लोग लाते हैं। तो इसी तरह यूज में लाने के लिए उन्होंने पहला लॉ का प्रतिपादन किया था। उसके कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो चलिए हम इम्प्लीमेंटेशंस पे बात करते हैं। पहला क्या है, कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर है। तो पहला है ओपन एक्सेस। तो लाइब्रेरी को हमेशा ओपन एक्सेस होना चाहिए ताकि इजीली जो भी यूजर आए, जो भी पाठक आए, रीडर आए, वो इजीली, अगर ओपन एक्सेस नहीं रहेगा, अगर लॉकर लगा हुआ है और मान के चलिए उसमें लॉक्स लगे हुए हैं सेल्फ में, तो जो यूजर है वो आना नहीं चाहेगा लाइब्रेरी में, उसको उसकी टाइम किल होती है। तो वही कहा गया है कि ओपन एक्सेस रखे, वो फ्रीली आए, फ्रीली कंफर्ट महसूस करे और ओपन एक्सेस रहे तो इजीली वो बुक को ले सकेगा। तो पहला इम्प्लीमेंटेशन है फर्स्ट लॉ का कि ओपन एक्सेस होना चाहिए। सेकंड है आपका लोकेशन। जो भी लाइब्रेरी की लोकेशंस होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ द सिटी होनी चाहिए। अगर सेंटर ऑफ द सिटी लोकेशन अगर सेंटर में नहीं होगा, तो अगर सपोज कि कोई भी लाइब्रेरी है वो हम लोग ऐसे इलाके में बना दे रहे हैं जहाँ ना तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो यूजर आना नहीं चाहेगा ना। तो जब भी हम बनाए लाइब्रेरी या जब भी हम लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन हो, तो हम देखें कि हमको सेंटर ऑफ द सिटी, अगर सार्वजनिक लाइब्रेरी बन रही है, पब्लिक लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, तो वहाँ भी हम लोग सेंटर ऑफ द कॉलेज स्कूल ही उसको बनाए ताकि इजी से जो यूजर है वहाँ जाके कंफर्ट जोन में पढ़ाई करे। सेकंड आपका इम्प्लीमेंटेशन है लाइब्रेरी आवर्स के बारे में है कि ऐसा क्या होता है ना कि पहले एनिसेंट पीरियड में था कि लाइब्रेरियन जो थे अपने कंफर्ट के हिसाब से खोलते थे लाइब्रेरी। सपोज कि कुछ लोग हैं जैसे कि लाइब्रेरियन अपने कंफर्ट के हिसाब से, कहने का मतलब कि मैं कंफर्ट हूँ मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने को एज ए स्टाफ, तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट में ही ओपन रख रहा हूँ, तो ये गलत बात है। आपको क्या करनी है कि हर समय, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रात को स्टडी करते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं वो दिन में स्टडी करते हैं। तो एज पर माई ओपिनियन, अगर एकेडमिक्स को तो नहीं कह सकते क्योंकि एकेडमिक्स लाइब्रेरी होती है वो जो भी है 10 से 4 हो, 8 से 2 हो, तो वो तो उतना ही देर खुली होंगी। लेकिन अगर पब्लिक लाइब्रेरी है, सपोज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो कुछ होते हैं जो इनको नाइट में पढ़ने की आदत होती है, कुछ होते हैं जिन्हें मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ने की आदत होती है। तो हमें क्या होना चाहिए कि 24 आवर्स जो होना चाहिए वो ओपन लाइब्रेरी को रखना चाहिए। तो यही ओपन आवर्स है आपका। उसके बाद लाइब्रेरी आवर्स यही है। उसके बाद लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर है। फोर्थ आपका इम्प्लीमेंटेशन है लाइब्रेरी एंड फर्नीचर। ये लाइब्रेरी एंड फर्नीचर से आपका मतलब है कि अगर यूजर आता है, सपोज कि कंफर्ट फर्नीचर होना चाहिए, उन्हें लगे कि हाँ लाइब्रेरी में आए, तो ऐसा नहीं कि कंजेस्टेड प्लेस हो, आपका चेयर सही नहीं हो, आपका टेबल सही नहीं हो, तो अगर जो रीडर है वो कंफर्ट नहीं महसूस करेंगे तो वो लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं आएंगे। उसके बाद है आपका बुक एंड सिलेक्शन पॉलिसी। आपका 5th नंबर है बुक एंड सिलेक्शन पॉलिसी। तो इसका मतलब है कि बुक एंड सिलेक्शन पॉलिसी का मतलब है कि जो आप बुक को सिलेक्ट कर रहे हो वो आप वही बुक सिलेक्शन
पॉलिसी का मतलब है यहाँ पर कि अगर यूजर आपके पास, सपोज कि आपके पास 30 यूजर्स आते हैं, 30 रीडर्स आते हैं, उसमें कुछ है साइंस के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वो लोग ये ह्यूमैनिटीज़ के हैं और आप यहाँ अवेलेबल करा रहे हैं उनको फिक्सन और नॉन फिक्शंस बुक। तो सिलेक्शन पॉलिसी भी लाइब्रेरी में होनी चाहिए कि जिस यूजर को जिस तरह की बुक्स की डिमांड हो वो लाइब्रेरी में हो। उसके बाद यहाँ आपका है 7 नंबर है आपका पब्लिसिटी। हमें बुक की जो होनी चाहिए टाइम टू टाइम पब्लिसिटी होनी चाहिए। आप इसको डिस्प्ले बोर्ड जो होती है लाइब्रेरी के बाहर, वहाँ डिस्प्ले करके आप दिखा सकते हैं कि कौन से बुक्स न्यू अराइवल्स हैं, कौन से जनरल्स, कौन से न्यू बुक्स, कौन से मैगजीन्स है जो आप नए लाइब्रेरी में लाए हैं अपने यूजर्स के लिए। तो वो डिस्प्ले करके आपको अपने यूजर तक पहुंचाना है। आप किसी भी माध्यम से, अभी तो सोशल मीडिया भी बहुत है, आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें कि कौन कौन से लाइब्रेरी अराइवल्स, न्यू अराइवल्स हैं। तो इसका मतलब है आपका पब्लिसिटी से। नंबर 8 यहाँ है आपका फर्स्ट लॉ में लाइब्रेरी स्टाफ के बारे में। तो स्टाफ एक अहम भूमिका कह सकते हैं कि स्टाफ का एक अहम भूमिका होता है लाइब्रेरी के क्षेत्र में। उनका अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, उन्हें जो यूजर्स आते हैं उनके साथ उनकी एक अच्छी समन्वय स्थापित होना चाहिए ताकि जो यूजर्स हैं वो बार बार लाइब्रेरी में आए। तो वो लाइब्रेरी स्टाफ एक अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद नंबर 9 है आपका रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज का मतलब है कि अगर कोई आपकी पुस्तकालय में कोई भी यूजर आता है, तो मुझे कुछ अलजेब्रा की बुक चाहिए थी मैथ्स में और इस लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है वो, तो मेरा काम क्या बनता है कि मैं उसे रेफ़र करूं किसी और लाइब्रेरी में कि ये एक्स लाइब्रेरी है, यहाँ पर ये नहीं है, आप वाई लाइब्रेरी से जाकर वो बुक को ले लो, मैं वहाँ से अरेंज करवा दूंगी। तो ये आपका होता है रेफरेंस सर्विसेज के बारे में है डिटेल्स। आगे हम अब बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में कि सेकंड लॉ क्या कहता है। तो सेकंड लॉ है आपका एवरी बुक इट्स रीडर। मतलब प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, मतलब जितने भी पाठक हैं वो पुस्तक तक पहुँचे। तो जो सेकंड लॉ आपका कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। तो पाठक को उसका पुस्तक मिले का मतलब होता है कि इसके लिए कुछ दायित्व होते हैं जो कि ऑब्लिगेशंस है, कुछ इसमें 4 ऑब्लिगेशंस है। पहला ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट है, स्टेट के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे ऑब्लिगेशन से यहाँ मतलब है कि वित्तीय सहायता स्टेट द्वारा पहुँचाई जानी चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी को। क्या क्या रिसोर्सेज हैं, बुक रिसोर्सेज हैं, स्टाफ रिसोर्सेज हैं। तो ये एक स्टेट की, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि वो यूजर्स तक या फिर लाइब्रेरी में स्टाफ्स की सुविधा, बुक्स की सुविधा या लाइब्रेरी सेस की सुविधा प्रदान करे। तो कुछ दायित्व होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं। अब है ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी। सेकंड नंबर, कुछ अथॉरिटी की भी दायित्व होती है। अथॉरिटी से यहाँ मतलब है मैनेजमेंट, आपका जो मैनेज करता है कि क्या किस टाइम पर लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए, क्या क्या बुक, क्या क्या रिसोर्सेज लाइब्रेरी में अवेलेबल होनी चाहिए, किस किस यूजर को किस किस तरह की बुक्स चाहिए, किस किस बुक का मैनेजमेंट को किस किस तरह के बुक्स को। सपोज़ कि यहाँ पर बहुत सारे यूजर हैं जो कि मैथ्स के बुक पढ़ने आते हैं, तो उनका दायित्व है कि वो बुक्स को यूजर्स तक पहुँचाएँ और मैनेजमेंट का कार्य है कि वो अवेलेबल कराए। तो ऑब्लिगेशंस कुछ अथॉरिटी की है, लाइब्रेरी अथॉरिटी की। कुछ ऑब्लिगेशंस लाइब्रेरी स्टाफ की होती है। लाइब्रेरी स्टाफ की है कि आपको जल्द से जल्द बुक प्रोवाइड करे, बिना टाइम को, मतलब बहुत टाइम जल्दी से आप, कोई भी यूजर आया बुक लेने आपके पास तो आप जल्दी से उसको इशू कर बुक दे दे, क्योंकि उनकी जो टाइम है वो काफ़ी उनके लिए मायने रखती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है अभी का उनका। तो इसलिए स्टाफ की भी कुछ दायित्व है कि वो जल्दी से बुक को इशू और रिटर्न कर दे। उसके बाद आपका 4th में है ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर। रीडर के भी कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं कि वो जैसे कि बुक को ले जाते हैं तो वो बुक को एक टाइम पर लाकर दे दें। सपोज़ कि आप किसी बुक को ले जा रहे, जैसे सपोज़ कि आप ज्योमेट्री की बुक को ले गए और उसके 30 यूज़र्स हैं, सभी को बुक चाहिए और आपने उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखा है,
आप बोले थे कि आप 1 वीक में उस बुक को रिटर्न कर दोगे, लेकिन आपने उसको लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखा है। तो जो होल्डिंग करके रखा है, तो जिसके कारण अदर स्टूडेंट हैं तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आपका काम है कि होल्ड करके ना रखें। तो कुछ ऑब्लिगेशंस है जो रीडर के भी हैं, तो ये 4 ऑब्लिगेशंस हो गए आपके सेकेंड लॉ को। तो जो थर्ड लॉ यहाँ आपका कहता है वो जस्ट रेसिप्रोकल है सेकंड का। उसका था कि एवरी बुक इट्स रीडर, हर पाठक को उसका पुस्तक मिले। थर्ड में है हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, मतलब एवरी बुक इट्स रीडर, हर बुक को उसका पाठक तक हमें पहुंचाने का दायित्व है। तो थर्ड लॉ कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर। तो चलिए इसके इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, थर्ड लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो इसका भी पहला है ओपन एक्सेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी सुविधा है, जो भी रिसोर्सेज है, उसको हम लोग को ओपन रखना चाहिए ताकि इजीली एक्सेस कर पाए जो कि यूज़र है। ओपन एक्सेस थर्ड लॉ का सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है आपका बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन का यहाँ मतलब है कि आप यूजर के व्यू को देखें कि उसकी क्या उसकी डिमांड है, किस तरह के बुक को वो पसंद कर रहा है, किस तरह के वो डिमांड कर रहा है बुक को। अब ऐसा नहीं ना कि वो डिमांड कर रहा है आपसे फिक्सन बुक का, आप नॉन फिक्सन उसको ला के दे रहे हैं। तो बुक सिलेक्शन का मतलब आप उसके व्यूज़ को जानकर उस तरह के उसके अकॉर्डिंग ही आप बुक को लाइब्रेरी में उसे प्रोवाइड करें। थर्ड है आपका सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट का यहाँ मतलब है कि आप जो लाइब्रेरी में है अच्छे से अरेंजमेंट करके रखिए, बुक्स को लेबलिंग करके रखिए, उसका नंबरिंग करके रखिए ताकि इजी से आप बुक को एक्सेस कर पाएँ। लाइक आप इंग्लिश के बुक पर लेबल कर दीजिए किस सेल्फ में कौन से बुक रखे हुए हैं, हिंदी की अलग लेबलिंग करके रख दीजिए, उसको नंबरिंग करके रख दीजिए। मतलब अरेंजमेंट वैसा करिए जिससे हर जो पुस्तक को है, हर पुस्तक को उसका पाठक तक पहुंचा दिया जाए, यानी एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है। उसके बाद यहाँ है आपका फोर्थ नंबर इजी एक्सेसिबिलिटी। आप बुक्स को वैसे जगहों पे रखिए जैसे इजी, जहाँ से एक्सेसिबल हो। लाइक आप कोई छोटा व्यक्ति है, आपके मतलब बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी है और आप बुक्स को काफ़ी ऊंचा ऊंचा सेल्फ पर रखे हो, ऊंचे ऊंचे सेल्फ पर रखे हो, तो आप उसको करिए कि इजी से एक्सेसिबल हो। तो वो उसे आप सेल्फ को अच्छे से रखें, आप सेल्फ नीचे सेल्फ पर रखें बुक को, ताकि इजी से लोग एक्सेस कर सके बुक्स को। उसके बाद यहाँ आपका है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है जिसके बारे में मैं वीडियो जल्द ही आप लोगों को अपलोड करूँगी। आप लोगों के बीच हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से कैटलॉगिंग चैप्टर के बारे में। तो अभी कैटलॉगिंग के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कैटलॉगिंग एक तरह से है सूची। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सबसे पहले वो सूची प्रदान करती है। सूची यानी कि मेन्यू। उस मेन्यू में आपका लिखा होता है कि इस रेस्टोरेंट में किस प्रकार के बुक्स हैं। और इसी तरह कैटलॉगिंग होता है लाइब्रेरी में कि ये किस ऑथर की बुक है। अगर हम लोग जब कैटलॉगिंग करते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि किस तरह की बुक्स हैं, हम लोग जब कैटलॉगिंग करते हैं तब हम देखते हैं कि किस ऑथर की बुक है, कब पब्लिश हुई है, किसका को ऑथर कौन है, इसका टाइटल क्या है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो जब हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं तो बहुत ईजिली हम लोग यहाँ पर हर जो पुस्तक को है उसके पाठक तक पहुँचाने में कैटलॉगिंग करते हैं, तो ईजिली हम लोग हर पाठक तक उसके पुस्तक को पहुंचा सकते हैं। और कैटलॉगिंग हम ये बेसिकली जो होता है वो लाइब्रेरी स्टाफ के लिए होता है, क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और कैटलॉगिंग जो होते हैं वो लाइब्रेरी स्टाफ्स के लिए होते हैं। वो जल्दी से आपको ढूंढ के एक्सेशन रजिस्टर से कौन बुक है, कैटलॉगिंग किया हुआ रहेगा तो वो बहुत ही ईजिली आपको एक्सेशन रजिस्टर से ढूंढकर बुक्स को कम समय में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कैटलॉगिंग के बारे में वैसे हम लोग डीप में बात करेंगे एक अलग वीडियो में, बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगी वीडियो। उसके बाद है आपका थर्ड लॉ का रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज वही बात है कि आप जल्दी से रेफ़र कर दीजिए। स्टूडेंट अगर आपके पास आता है और आपके पास वो बुक अवेलेबल नहीं है तो आप उसको दूसरे लाइब्रेरी में भेज दीजिए। उसके बाद यहाँ 7 है पब्लिसिटी। आप बुक्स का पब्लिसिटी कीजिए ताकि हर पाठक को उसका हर पुस्तक को उसका पाठक मिल सके। आप इसके लिए पब्लिसिटी आप कीजिए कि हर जितना भी पुस्तक है उसको उसका पाठक मिल सके।
हर पुस्तक को उसका पाठक मिल सके। आप बुक का इतना पब्लिकेशंस, आप बुक को इतना उसका पब्लिसिटी कीजिए, जो भी डिस्प्ले बोर्ड पर है आप बुक्स के बारे में समझाइए, बुक के बारे में कि कौन कौन से न्यू जर्नल्स हैं, कौन से मैगजीन्स न्यू अराइवल्स हैं, तो आपको इसके बारे में। तो उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे एक्सटेंशन सर्विसेज। थर्ड लॉ में कहता है कि एक्सटेंशन सर्विसेज होना चाहिए, लाइब्रेरी को हमेशा एक्सटेंट होना चाहिए, कि हमेशा कोई भी न्यू अराइवल्स आए या कुछ भी आए तो हमें एक्सटेंड करके लाइब्रेरी को रखनी है। फोर्थ लॉ आपका यहाँ कहता है सेव द टाइम ऑफ द यूजर, मतलब का समय बचाएं। हर मतलब कोई भी लाइब्रेरी में आए तो उसको आप जल्दी से प्रोवाइड कर दे बुक, कोई भी मैगजीन्स, कोई भी बुक्स, कोई भी आपके पास पीरियोडिकल्स लेने या कुछ भी आए तो आप उसको उसके बिना टाइम को गवाए, आप उसको जल्द से जल्द उसको उसकी डिमांड के हिसाब से आप उसको बुक प्रोवाइड करें। तो इसके चलिए इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में हम लोग फोर्थ लॉ का जानेंगे। इसमें भी ओपन एक्सेस है, बुक्स को ओपन, आप लाइब्रेरी को ओपन रखिए। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि ओपन रखने का मतलब आप इसको खुला रखिए, कोई भी ले जाए बुक या फिर उसमें दीमक लग जाए। ओपन एक्सेस का मतलब इजीली एक्सेस कर ले यूज़र, मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ। लोकेशंस जो होना चाहिए वो आपका ऐसी जगह पे लोकेट होना चाहिए बुक्स को कि इजी से यूज़र उसके तक पहुँच सके। आप जो यूज़र जिस तरह की डिमांड आपके लाइब्रेरी में, जिस यूज़र की जिस तरह की ज़्यादा बुक्स की डिमांड है उसको आप ऐसा लोकेट कीजिए कि इजीली एक्सेसिबल हो। तो लोकेशन। उसके बाद है आपका सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट आप ऐसे बुक का कीजिए कि इजीली एक्सेसिबल हो और जल्द से जल्द वो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनका समय बिना मतलब बर्बाद किए हम जल्दी से यूजर तक पहुंचाएं, जैसा कि फोर्थ लॉ कहता है सेव द टाइम ऑफ द यूजर। उसके बाद यहाँ है आपका अगेन है अरेंजमेंट एंड क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग। आप बुक्स को क्लासिफिकेशन करके रखिए, कैटालॉगिंग करके रखिए, ताकि क्लासिफिकेशन अगर आप नहीं करके रखेंगे तो एक डंप जैसा हो जाएगा, जैसे कचरा होता है ना, कि अगर क्लासिफिकेशन नहीं किए, कहीं भी साइंस की बुक है, कहीं भी कॉमर्स, कहीं भी ह्यूमैनिटीज़ की, कहीं फिक्शंस नॉन फिक्शंस के बुक अवेलेबल हैं, तो वो लाइक डंप जैसा मिस ही हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग ज़रूरी है। और कैटालॉगिंग करेंगे तो किस ऑथर की कौन सी बुक है, कौन सा पब्लिशर है, क्या टाइटल है, तो इससे इजीली जो आपका लाइब्रेरी स्टाफ है वो आपको बुक प्रोवाइड कर सकेगा कम समय में। तो इससे भी सेव द टाइम ऑफ द यूजर यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद है आपका यहाँ स्टॉक इशू एंड रिटर्न। आपका यहाँ फिफ्थ इम्प्लीमेंटेशन है आपका इशू एंड रिटर्न। इशू एंड रिटर्न का मतलब है कि यहाँ पर आप बहुत कम टाइम पर इशू और रिटर्न करके बुक दे दें यूजर को। पहले क्या था कि इशू रिटर्न जो था वो मैन्युअली होता था, तो जब मैन्युअली होता था तो काफ़ी टाइम टेकिंग था। अब बार कोड स्कैन करके हम बहुत जल्दी ही स्कैन करके थोड़ा सा समय लगता है जो सेटअप करने में, उसके बाद हम बहुत ही कम समय में जो होता है वो स्कैन करके तुरंत यूजर को बुक प्रोवाइड कर देते हैं। मैन्युअली था तो बहुत टाइम किल होता था, लाइक उसका पहले हम लोग नाम लिखते थे, यूजर का नाम, पता, एड्रेस लिखते थे, उसके बाद हम उस बुक का ऑथर लिखते थे, कौन सा पब्लिशर है, क्या है वो है, तो मैनुअली लिखने में काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो यहाँ पर इशू एंड रिटर्न जो हम यहाँ डिजिटाइज करके करते हैं तो इससे भी टाइम जो होता है वो यूजर का बचता है। उसके बाद है रेफरेंस सर्विसेज। इसमें भी आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप टाइम नहीं उसका बर्बाद करें, लाइक कि आपको प्रोवाइड कर देंगे यार कल आना, परसों आना। तो इसलिए रंगनाथन ने ये भी कहा कि सेव द टाइम ऑफ द यूजर में उन्होंने कहा कि रेफरेंस सर्विसेज भी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज है। आप डॉक्यूमेंट आपकी जो भी डॉक्यूमेंट सर्विसेज है उसका क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग करके आप उसको भी कम समय में जो यूजर है उस तक पहुंचाएं। उसके बाद लाइब्रेरी स्टाफ की बात करते हैं, तो जो लाइब्रेरी स्टाफ है उसका कंफर्टेबल होना चाहिए यूजर के हिसाब से, उसका एडुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो बहुत कम समय में आपके बिना टाइम को बर्बाद किए आपको आपके बुक तक पहुंचाए। तो ये आपका यहाँ फोर्थ लॉ कंप्लीट होता है और इसके इम्प्लीमेंटेशंस भी कंप्लीट होते हैं। चलिए हम आगे
फिफ्थ लॉ की बात करते हैं। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसका हिंदी है आपका पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो यहाँ पर एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ मतलब है कि लाइक यहाँ पर रंगनाथन ने जो फिफ्थ लॉ में बात किया है वो एक इंसान या ह्यूमन और प्लांट से इसकी तुलना की है लाइब्रेरी की, कि वो हमेशा ग्रो करेगा। तो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करें लाइब्रेरी की तो आप देखें, आप ये देखते हुए करिए कि कभी भी सपोज़ कि आपका अभी आज के कुछ साल पहले यहाँ पर डिजिटाइजेशन जब नहीं थे, तो उसके बाद अभी कंप्यूटर सर्विसेज, बारकोड स्कैनर आ गए हैं बहुत सारे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमेशा ग्रो करेंगे। तो जब भी हम डिज़ाइन करें इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो ये बात ध्यान में रखें कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए उन्होंने ये फिफ्थ लॉ में ये भी बात की। तो चलिए इसके इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में जानते हैं। तो जो पहला इम्प्लीमेंटेशंस है बैलेंस ग्रोथ। जो ग्रोथ होता है वो ऐसा नहीं है कि आज न्यू अराइवल 100 आया, कल एक बार में 1 लाख आ गया। तो जो इसका ग्रोथ होगा वो बैलेंस धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो ऐसा डिज़ाइन करें कि धीरे धीरे, अगर बुक्स आज मेरी लाइब्रेरी छोटी है, मैं यहाँ पर 200-500 बुक्स रखती हूँ, कुछ दिन बाद मुझे 1 लाख का कलेक्शंस रखना हो, तो वो इसका मतलब है कि बैलेंस ग्रोथ होता है, धीरे धीरे बढ़ती है। उसके बाद सेकंड है चॉइस ऑफ अ क्लासिफिकेशन स्कीम। आप क्लासिफिकेशंस करके बुक को रखें, ताकि चॉइस ऑफ अ क्लासिफिकेशन से यहाँ मतलब है कि बुक्स को अगर आप क्लासिफाइड करके नहीं रखोगे तो जब अधिक बुक की कलेक्शंस आएगी, अधिक अराइवल्स आपके पास आएंगे, तो बुक्स को रखने में प्रॉब्लम होगी, क्लासिफाइड नहीं होगी तो मेसी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर चॉइस ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम है। चॉइस ऑफ कैटलॉग कार्ड है। अगर हम लोग कैटलॉगिंग करके अच्छे से नहीं रखते हैं बुक्स का तो वो भी ज़्यादा आपकी स्पेस लेगी, ज़्यादा जगह लेगी। तो यहाँ कैटलॉगिंग अगर हम कर देते हैं अच्छे से बुक का, फिर सेल्फ में हमको अधिक बुक रखना है तो हम लोग कैटलॉगिंग भी देखें कि किस तरह से हमें अच्छे से कैटलॉगिंग करनी है। लाइक क्लासिफिकेशंस अगर हम जब करते हैं तो साइंस की बुक इधर, कॉमर्स की बुक इधर, कैटलॉग करके भी हम अच्छे से कैटलॉगिंग सूचीकरण करें बुक का, ताकि हमारा कुछ स्पेस रहे, वो न्यू अराइवल्स के लिए भी रहे। उसके बाद है आपका यहाँ मॉडर्नाइजेशंस। हम जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करें तो मॉडर्नाइजेशंस को भी देखें। जैसे अभी पीछे हम लोग को नहीं पता था कि कुछ साल पहले कंप्यूटर नहीं थी तो कि कंप्यूटर आएगी, कुछ बारकोड स्कैन जैसा कोई चीज़ होगा जो दुनिया में आएगा। तो मॉडर्नाइजेशंस को भी ध्यान में रखते हुए उसी समय रंगनाथन ने ये बात भी कही थी। उसके बाद है आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग प्रोविजन फॉर फर्दर, यानी जो आपका बिल्डिंग का होना चाहिए लाइब्रेरी का, वो भी आप जो बिल्डिंग होना चाहिए वो आप देख कर बनाएं। कि ऐसा नहीं कि अभी आप लाइब्रेरी की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, आप छोटी लाइब्रेरी बना रहे हो, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाइब्रेरी का आप देखें। उसके बाद है कास्टिंग ऑफ द ओल्ड एंड प्रिजर्विंग वैल्यूएबल बुक्स का। आप कास्टिंग बोल रहे हैं, आप बुक्स का, जो बुक्स की ज़रूरत है आप टाइम टू टाइम कास्टिंग करें बुक का। यानी इट मीन्स कि जो न्यू अराइवल्स बुक हैं उसको आप ओल्ड जो बुक्स हैं उसको आप टाइम के साथ अगर देख रहे हैं कि यूजर इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको लाइब्रेरी से मतलब कि बाइंड ऑफ कर दें, हटा दें, लाइब्रेरी से उसको बाइंड ऑफ करके हटा दें। और न्यू अराइवल्स को आप जगह दे रखने के लिए, ताकि यूजर्स पढ़ सकें। तो ये कास्टिंग ऑफ द ओल्ड एंड प्रिजर्विंग वैल्यूएबल बुक्स यहाँ पर 7 नंबर इम्प्लीमेंटेशंस में कह रहा है। तो गाइज ये थे हमारे 5 लॉज और इसके इम्प्लीमेंटेशंस। तो आज हम लोगों ने ब्रीफ किया इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ी। इससे काफ़ी क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशंस, इनफैक्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो ये हमारा था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में डिटेल्स। इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक वीडियो जो होगा वो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे इसके बाद। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। और बस थैंक यू।